तो आज हम लोगों का चौथा लेक्चर है। तो हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में, दैट इज प्रियम्बल। तो अगर हम लोग प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल क्या होता है, जो प्रस्तावना है वो संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की तरह होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान की भूमिका है एक तरह से, जिसमें ये बताया गया है कि उसमें इस संविधान का आदर्श क्या है या फिर और इसके उद्देश्य क्या हैं, इसमें शासन प्रणाली का स्वरूप क्या होना चाहिए और संविधान के लागू होने की तिथि, ये चार चीज बेसिकली इसमें जो है डिराइव की गई हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि आदर्श जो है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोग पहले फंडामेंटल वाला हिस्सा करेंगे। जैसे कि इसमें हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट्स और हो जाएगा आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर प्रस्तावना की हम लोग बात करें तो प्रस्तावना के बारे में भी पहले बेसिक दो जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तावना जो है या संविधान की बात करें तो संविधान दो रूपों में हमें मतलब मिलता है, लिखित और अलिखित। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित और अलिखित। तो अगर प्रस्तावना की भी बात करें तो ये भी इसका भी वही प्रोसेस है। तो जहाँ पे संविधान लिखित रूप में होता है उसमें क्या होता है कि उसका अधिकांश हिस्सा जो है संहिताबद्ध कर दिया जाता है। संहिताबद्ध करने का ये मतलब है उसका कोडिफिकेशन कर दिया जाता है कि उसमें क्या क्या होगा। तो एक तो हो गया लिखित संविधान, दूसरा हो गया अलिखित संविधान, जिसमें क्या होता है कि अधिकांश हिस्सा परंपराओं के बेसिस पे होता है, वहां पे लिखा नहीं होता है। जैसे कि ये इसका अगर ब्रिटेन का उदाहरण ले तो वहां का संविधान लिखा नहीं है, ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं है, लेकिन वहां पे क्या है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं, पुराने डिसीजन जैसे होते हैं, तो उनके आधार पे आगे का डिसीजन लिया जाता है। और अगर भारतीय संविधान की बात करें तो यहाँ का संविधान लिखित तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से लिखित नहीं है। कुछ चीजें होती है, जैसे अभी आया है कुछ दिन पहले फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में आया है कि नींद लेना, ये लिखा नहीं हुआ है उसमें, लेकिन जो उसके आदर्श हैं या कहें कि उसमें जो उसको डिराइव करने पे जो चीजें निकल के आती हैं वो लिखा नहीं है, लेकिन वो चीज उसमें है। ये नींद लेने का अधिकार हो गया आपका, ऐसे ही हो गया आपको मैरिज करने का अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अलिखित हैं लेकिन है उसमें। तो ये पूरी तरीके से लिखित भी नहीं होता और अलिखित भी नहीं होता है। अगर अब प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में बेसिकली हम लोग तीन चीजें देखेंगे। इसमें पहली चीज तो ये है कि इस सत्ता का स्रोत क्या है, संविधान से जो सत्ता हमें मिलती है संविधान के माध्यम से, उसमें स्रोत क्या है। तो संविधान का जो स्रोत दिया गया है उसमें है कि जनता इसका स्रोत है, सत्ता का स्रोत। क्योंकि अगर हम एक डेमोक्रेटिक मतलब हम लोग एक जो है लोकतांत्रिक देश हैं, तो सत्ता का स्रोत यहाँ पे जनता से आता है। और इसमें जो सत्ता का स्वरूप बताया गया है कि सत्ता कैसी होगी, तो उसमें बेसिकली जो इसके प्रस्तावना में दिया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसको बेसिकली इसी फॉर्मेट में अगर आप एक क्रम से डिराइव करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा और याद रखने में भी आसानी होगी। और इन सब के बारे में हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी इसको अभी छोड़ते हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और अगर सत्ता का उद्देश्य की बात करें तो सत्ता के उद्देश्य में अगर हम देखें तो न्याय हो गया कि सत्ता के माध्यम से हम आखिर इस प्रस्तावना जो दिया गया है या जो संविधान है उसके माध्यम से हम प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता एवं अखंडता, बंधुता, जो कि प्रस्तावना में दी गई हैं। तो प्रस्तावना हमें बताता है कि आखिर ये जो पूरा संविधान बनाया गया है उसका पूरा पूरा उद्देश्य क्या है। तो इसमें तीन चीजें जो मुख्य रूप से हमने आपको बताई कि सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। तो सत्ता का स्रोत जनता से है, सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये पांच चीजें। और सत्ता का उद्देश्य है कि न्याय उसमें सही से हो, स्वतंत्रता वहां हो सभी को अपने किसी भी कार्य को करने के लिए, समानता हो सभी के बीच, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, समानता ऐसी हो कि जिसमें सबकी गरिमा बनी रहे, एकता और अखंडता हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को महत्व दिया गया है, और सभी के बीच बंधुता हो, भाईचारे का संबंध हो। अब ये जैसे कि सत्ता का स्रोत जो है वो जनता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक लोक प्रभुत्व देश है जहाँ पे मतलब सभी लोगों के बीच एक सामंजस्य है या नहीं।
तो जनता चूंकि सत्ता का स्रोत है भारतीय संविधान के या प्रस्तावना में जैसा कि दिया गया है, तो क्या ये वास्तव में है? इस चीज को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि केसी वियर जो कि एक संविधानविद हैं, उनका कहना है कि भारत का संविधान जो है वो उसमें लोक प्रभुता कहीं है ही नहीं है। भले ही इसमें लिखा गया है कि जनता जो है सत्ता का स्रोत है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। और लोक प्रभुता का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय संविधान में एक भ्रम है, दरअसल में ऐसा है नहीं। तो इसको भी हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। और इसको वेरीफाई करने से पहले एक बात तो हम लोग देखना चाहेंगे, ये आखिर लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, या जनता के शासन का ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ? तो रूसो जो एक विचारक थे, उनका एक कथन है कि वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी होती है, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो जनता कहे वो होना चाहिए। तो ये बेसिकली था इसमें। तो अभी इसको हम लोग सत्ता के स्वरूप को डिटेल में डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको भी हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के सोचने का है वो ये कि लोक प्रभुता, आखिर जो केसी वियर का कथन है कि क्या लोक प्रभुता का जो तत्व है वो भारतीय संविधान में है या नहीं, तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और सत्ता के स्वरूप और सत्ता के उद्देश्य पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज बस थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको देना था। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिराइव करेंगे, और ये भी डिराइव करेंगे कि आखिर रूसो ने जो कहा है कि जनता की वाणी है ईश्वर की वाणी है, तो क्या पूरी तरीके से यह कथन भारतीय संविधान या फिर प्रस्तावना जो है भारत की, उस पर लागू होता है या नहीं, या हमारे देश में लागू होता है या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही।